गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि लाइव एक बार आ जाता, चूँकि बगैर लाइव आए हुए अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। दूसरा है कि हमने पूरे साइंस टेक के वीडियो को आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन के साथ ले करके आया हूँ। चूँकि वैसे जो मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है ये अगले साल फरवरी मार्च तक का सीन यही रहे। और साइंस टेक में जब आप जाओगे यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा कि बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं बनेगा। तो ज़रूरी क्या है कि सब लोग जो करंट का मैं वीडियो जो आप लोगों को भेज रहा हूँ लगातार, तो करंट के साथ साथ आप लोग क्या करो कि साइंस टेक का जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है उसमें क्या सवाल बनता है वो उसको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा। वीडियो लेक्चर के साथ साथ मैं सवाल भी बताते जाऊंगा, उसका आंसर भी बताते जाऊंगा। आप लोग उसको प्रॉपर देखना और फिर जा कर के आप लोग बताना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। दूसरा है कि क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। और हाँ, जो अगर कोई सवाल हो पूछना, जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप कर सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसी में आप लिख दिया करो। रदर है व्हाट्सअप करो, इससे बढ़िया कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सवाल लिखो। और सवाल का आंसर भी मैं भी कोशिश करूँगा कि वहीं लिख दूँ आपको, ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको भी जो डाउट है वो सवाल मिल जाए। ठीक है। तो और गलती कोई भी बच्चा को, कोई भी स्टूडेंट अपने तरफ से कोई गलती नहीं करेगा। हम सब लोग कोशिश ये करते हैं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन एटलीस्ट 18 तो करें ही करें। और 2018 में 20 में 17 सवाल तक तो मैं बच्चों को करवा ही दिया था। इस बार अगर सही स्ट्रेटजी लेके जो लोग क्लास किए हुए हो, तो सारे वो क्लास किए हुए बच्चों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्लास नोट्स के बाद जो करंट वाला वीडियो है उसको देखा करो। और अगर कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ भूल रहे हो तो इसको भी देख लिया करो। चूँकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक ही वीडियो को मैं हिंदी में भी बनाऊँ, इंग्लिश में भी बनाऊँ और भाषा भी दोनों अलग अलग रखूँ, चूँकि उसको तैयार करने में टाइम लगता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इसको आप देखो समझो क्या क्लास में और इसमें कोई डिफरेंस है तो आप लोग ज़रूर लिखना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है। तो थोड़ा क्लास में भी और अच्छा होगा, और जो क्लास में जो छूटा है वो उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग हैं पहले स्लाइड की ओर। इस वीडियो में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या क्या है। इस वीडियो का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें हमने बिल्कुल शुरुआत से जिन बच्चे का कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है वो सबके सभी से सीख सकता है, तो बिल्कुल शुरुआत से मैंने स्टार्ट किया है। आपका कंप्लीट रिवीजन ही नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल शुरुआत से आप हर एक चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को सीख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला स्लाइड है सामने, आप स्लाइड देखो। आप, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दे रहा हूँ जगह। व्हाट इज स्पेस, अंतरिक्ष क्या है। अब इस सवाल का आंसर अगर मैं पूछूं, तो आप अपने जब मित्रों से बात करते हो तो कहते हो थोड़ा स्पेस दो मुझे, थोड़ा सा स्पेस जब आप मांगते हो तो वास्तव में आप क्या मांगते रहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, थोड़ा जगह दो, खाली जगह दो। तो खाली जगह मांगना यही क्या है, स्पेस है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, तो अंतरिक्ष वह क्षेत्र है जहाँ का वातावरण क्या है, एकदम अक्रिय है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का अभाव है, जहाँ जो शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। यह एक वह खाली स्थान है, यह एक वह खाली स्थान है
जो दो ग्रहों के बीच हो सकता है, ग्रहों और तारों के बीच हो सकता है, दो तारों के बीच हो सकता है, दो दूर दूर रखे वस्तुओं के बीच हो सकता है। अब पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो अंतरिक्ष का शुरुआत कहाँ से होता है? तो जरा इस डायग्राम को, बगल में जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो। इसमें क्या देख रहे हो? यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ का डायग्राम बना हुआ है। आप लोग अर्थ देख पा रहे हो? सब लोग देख पा रहे हो ना? देखो ये अर्थ है ये, और अर्थ पृथ्वी के ऊपर जब जाते हो और जब आप, तो क्या होता है, शुरुआत में पृथ्वी चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पर्यावरण, एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से घिरा हुआ है। और ये वायुमंडल पृथ्वी के ठीक ऊपर क्या है? ये काफ़ी डेंसर है ये, लेकिन मोटा है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ये वायुमंडल क्या होता है? पतला होते जाता है, पतला होते जाता है, पतला होते जाता है। और जब आप 60 से 62 किलोमीटर के ऊंचाई पे जब पहुंचते हो, सॉरी माइल्स के 60 से 62 मील की जब ऊंचाई पे पहुंचते हो तो ये वायुमंडल क्या होता है? अत्यंत पतला हो जाता है, मतलब न के बराबर हो जाता है। और वहीं से अंतरिक्ष का शुरुआत होता है पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में। और जो लाइन हमारे वायुमंडल को, जो लाइन हमारे वायुमंडल को, ठीक है ना, अंतरिक्ष से अलग करता है, जो रेखा अलग करता है, उस रेखा का नाम क्या है? कार्मन लाइन। ठीक है, क्या नाम है? कार्मन लाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कार्मन लाइन है ये। ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई अंतरिक्ष क्या है, तो कहोगे ये खाली स्थान है। ठीक है, किसके बीच में है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का, पृथ्वी के वायुमंडल के बाद का। इसका शुरुआत कहाँ से होता है अंतरिक्ष का? तो पृथ्वी के रेफरेंस में पृथ्वी से 62 मील या 100 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद इसका शुरुआत होता है। ठीक है, और जो रेखा हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करता है, उस रेखा का नाम क्या है? कार्बन रेखा या कार्बन लाइन। ये क्लियर हो गया? इतना बात सब लोगों का क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। चलो अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला स्लाइड है व्हाट इज गोल्डी लॉक्स जोन। मतलब क्या? गोल्डी लॉक जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है और इसका अहमियत इतना क्या है? एक सवाल मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप लोग आंसर देना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो संरक्षित है किसके कारण? उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो संरक्षित है किसके कारण? अगर जो लोग वीडियो देख रहे हो वो जरूर सही आंसर करोगे। और वो वजह आज मैं बताता हूँ। वो कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, या वो कारण न्यूक्लियर फोर्स है, या वो कारण चुंबकीय बल है, या वो कारण वैन एलन बेल्ट है? तो आपका आंसर होगा वैन एलन बेल्ट। हमारा जो पृथ्वी है ये दोहरे परत के बेल्ट से क्या ये घिरा हुआ है, ये है वो बेल्ट। ये देखो यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो आप लोग, और डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ये अंदर में एक बेल्ट है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये अंदर में क्या है, ये एक बेल्ट है, ये हरे कलर का। और एक सबसे ऊपर में ये बेल्ट देख रहे हो, एक ये बेल्ट है, ये भी चुंबकीय बेल्ट है और ये भी चुंबकीय बेल्ट है। अब पृथ्वी के सतह से इसका जो दूरी है वो है 500 किलोमीटर का, और पृथ्वी के सतह से इसका जो दूरी है वो है 58,000 किलोमीटर का। ठीक है, और हमारा वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह से 62 मील, मतलब लगभग 100 किलोमीटर अंदर में है। तो मतलब ये परत भी वायुमंडल के बाद है और ये परत भी वायुमंडल के बाद है। अब इन दोनों परतों का जो निर्माण है वो निर्माण कैसे हुआ है? तो वो निर्माण हुआ है सौर्य लपट से या सौर्य हवा से। लपट नहीं, सौर्य हवा कहो। ठीक है,
अब यहाँ पे एक दिमाग में एक सवाल होगा कि सर ये जो सौर हवा है, ये इसके मतलब ये जो बेल्ट है ये बना किसका है? तो सौर हवा से तो बना हो गया, पर इस बेल्ट में और क्या क्या है इसमें? देखो, ये एक ऊर्जा युक्त आवेशित जो कण होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वैसे ही कण वाला ये विकिरण क्षेत्र है ये। ठीक है, बात समझ रहे ना? मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो कण होता है ये सब क्या है? चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब क्या है? एनर्जी पार्टिकल्स हैं। और ऐसे ही कण वाला ये एक क्षेत्र है, जैसे आप लोग एस्टेरॉयड बेल्ट देखते हो ना, ठीक वैसे ही ये बेल्ट है ये। ठीक है, और इसी बेल्ट के कारण अगर बाहर से, समझ रहे बात, इसी बेल्ट के कारण अगर बाहर से दूसरे किसी खगोलीय पिंड से कोई हानिकारक किरण जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने का जब कोशिश करता है, तो ये प्रवेश कर पाएगा? ये कवच क्या होगा? उसे लौटा देगा वापस। क्या होगा? ये कवच उसे लौटा देगा, मतलब वो रिटर्न बैक हो जाएगा। अभी हाल में एक तीसरा वैन एलन बेल्ट का खोज किया गया था, लेकिन वो बेल्ट बना भी और वो बेल्ट नष्ट भी हो गया। ठीक है, वर्तमान में ये 2 बेल्ट एग्जिस्ट कर रहा है आज तक। तीसरा बेल्ट बनते बिगड़ने की स्थिति में है अभी। ठीक है, और ये दोनों बेल्ट क्या करता है? बाहरी जो कोई खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, अंतरिक्ष का कोई पिंड है, उससे जो हानिकारक जो किरणें जो आ रहा है उसके प्रवेश को रोक करके हमारे वायुमंडल का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो 2 बातें यहाँ पे याद रखना है कि वैन एलन बेल्ट क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो ये वैन एलन बेल्ट वास्तव में क्या है? तो पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र है जो 2 परत में है। अंदर वाला इनर वैन एलन बेल्ट है, वाला बाह्य वैन एलन बेल्ट है। इनर वाला जो अंदर वाला जो वैन एलन बेल्ट है वो 500 किलोमीटर के हाइट पे है, और बाहर वाला जो 58,000 किलोमीटर के हाइट पे है। और दोनों जो बेल्ट है ये पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट होने से बचाता है। अगर ये बेल्ट टूट जाता है तब क्या होगा? तो सीधा है, पृथ्वी का वायुमंडल नष्ट हो जाएगा। और आज पृथ्वी पे जो गोल्डी लॉक जोन जिसका हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो गोल्डी लॉक जोन क्या होगा? पृथ्वी पे नहीं रह जाएगा। गोल्डी लॉक जोन ये वो क्षेत्र है जहाँ पे न तापमान अधिक होता है न कम होता है, जहाँ पे H2O मतलब वाटर द्रव रूप में होगा, और जहाँ पे जीवन दायनी जो गैस है ऑक्सीजन या CO2 ये मौजूद होगा। और जो क्षेत्र जल के द्रव रूप को, ताप के न ज़्यादा और न कम होने की स्थिति को, और गैसों को मैंने गैसों से युक्त होता है, वैसे ठीक है ना, वैसे क्षेत्र को गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। और जिस भी ग्रह पे ये क्षेत्र है उस ग्रह को हम लोग गोल्डी लॉक जोन क्षेत्र से युक्त ग्रह कहते हैं। और वहाँ पे वो लाइफ सपोर्टिंग क्षेत्र हो जाता है और वहाँ पे हम रह सकते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पे अगर जीवन का उत्पत्ति संभव हुआ है, पृथ्वी पे अगर जैव मंडल का निर्माण संभव हो पाया है, तो उसका मूल वजह क्या है? इस क्षेत्र का होना। अगर ये क्षेत्र ना होता तो आज पृथ्वी पे जैव मंडल होता नहीं, पृथ्वी पे जैव मंडल क्षेत्र नहीं रह जाता। ठीक है, तो 2 बातें क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों का कि गोल्डी लॉक जोन क्या है। अब पृथ्वी के अलावा भी कहीं पे है ये, तो हमारे सौर मंडल में इस बात की लगातार खोज हो रहा है। जैसे अभी जुपिटर जो अभियान था जुनो, ठीक है, वहाँ पे या सैटर्न जो मिशन है उस पे उसके जो कुछ अपने जो उसके जो उपग्रह हैं, जैसे यूरोपा है, ठीक है, इस पे उम्मीद किया गया कि वहाँ पे जल है। ठीक ऐसे ही ट्रैपिस्ट-1 का नाम सुना होगा। ट्रैपिस्ट-1 क्या है? हमारे सौर मंडल से बाहर दूसरे सौर मंडल में है। ये पृथ्वी के जैसे ही 7 ग्रह का एक श्रृंखला है जहाँ पे जल मौजूद है। ठीक है,
पृथ्वी के जैसे ही ये 7 ग्रह का श्रृंखला है जहाँ पे जल मौजूद है, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे गोल्डी लॉक जोन क्षेत्र होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जल है वो जो इमेज लिया गया है, जो अब तक का अध्ययन है उसके अनुसार वहाँ पे जल द्रव रूप में है। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे अदर गैसेस भी होगा जो लाइफ के लिए सपोर्टिंग होगा, और टेम्परेचर तय बात है कि न ज़्यादा होगा न कम होगा, पर वहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो हम अपने ही सारे ग्रह उपग्रह का के ही परिक्रमा में लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और हमने पीछे एक अभी कल वाले वीडियो में मैंने एक होप मिशन जो था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग शायद देखे होंगे। ठीक है, जो यूनाइटेड UAE का था। ठीक है, और उसको थोड़ा सा उस वीडियो को प्रॉपर अब एक बार और फिर से देख लोगे। और ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा जुलाई, चूँकि इसमें नासा का परसेवरेंस अभियान, चीन का अभियान, ये अभियान, ये सारे का प्लान था। अब हम लोग इसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, चलो हमारा अगला स्लाइड है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब अंतरिक्ष तक जो इसका हमारा लक्ष्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव की बात है तो आप लोग जिन बच्चों को नहीं जानकारी हो, तो हम अंतरिक्ष में जाते क्यों हैं? हम इसलिए जाते हैं कि हम पृथ्वी पर रह के पूरे पृथ्वी, ठीक है, किसी एक जगह पे खड़ा होकर हम पूरे पृथ्वी का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये, मान लो आप भारत में हो तो इंडिया में रह के आप क्या पूरे इंडिया को आप ऑब्जर्व कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। किसी भी आप जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, ये वीडियो में दिल्ली से मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अपने घर को नहीं देख पा रहा हूँ। वजह क्या है? चूँकि मैं अर्थ का शेप वैसा है, या हमारी आँख का उतना पहुँच नहीं है, चाहे मार्ग में ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन हम यहाँ से बैठे बैठे हम सूरज को देख पा रहे हैं, तारों को देख पा रहे हैं। तो अगर हम अर्थ से एक ऊंचाई पर, सर्टेन ऊंचाई पर चले जाएं तो हम बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने का सबसे पहला जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? पृथ्वी का अवलोकन करना। इसलिए मैंने लिखा है टू ऑब्जर्व स्पेस। टू ऑब्जर्व स्पेस, स्पेस में पृथ्वी भी है, क्योंकि अगर पृथ्वी पे आप हो तो आप चांद को कहते हो स्पेस में, और आपको चांद पे भेज दिया जाए तो आप पृथ्वी को कहोगे स्पेस में। तो ये स्पेस का ये मतलब नहीं है कि हम बस चांद, सूरज, तारे, ग्रह, उपग्रह या गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। हम खुद भी स्पेस में ही हैं। बेशक हम अपने रेफरेंस में पृथ्वी पे दिखते हैं, लेकिन चांद पे अगर चांदवासी आप हो जाते हो या मंगलवासी हो जाते हो आप, तो फिर हमें क्या कहोगे कि सर तो पृथ्वीवासी हैं और आप लोग मंगलवासी हो जाओगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि इट मीन्स हाउ कैन बी सी फर्दर इनटू स्पेस। दूसरा, टू यूज द स्पेस। इट मीन्स टू इम्प्रूव एवरीडे ह्यूमन लाइफ बाय ऑब्जर्विंग द अर्थ, स्टेबलाइजिंग द कम्युनिकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट एंड मिलिट्री बेनिफिट। जब अंतरिक्ष में जाओगे, जब आप पृथ्वी को देखोगे, जब चांद को देखोगे, जब मंगल ग्रह को देखोगे, तो क्यों देखोगे भाई? आखिर देखने का कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। क्यों देखोगे आप? सीधा बात है कि पृथ्वी पर रह के आप जब पृथ्वी को ही देख नहीं पा रहे हो, तो जो ऊपर से जाके पृथ्वी को देख रहे आप क्या चाहते हो? आप यही जानना चाहते हो ना कि भाई कहाँ पे बाढ़ आया है, ये जानना चाहते हो। कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे मौसम ख़राब होने वाला है, कहाँ पे क्लाइमेट बदल चुका है, रेगिस्तान का क्षेत्र कितना है। ठीक है ना, गैस पाइपलाइन किधर से बिछाएं, जल पाइपलाइन किधर से बिछाएं, तो यही सब देखना चाहते हो ना। अब शहर का प्लानिंग करना हो, मेट्रो का, रेल का निर्माण करना हो, रेल लाइन बिछाना हो, सड़कें निर्माण करना हो, तो ये सारे निर्माण करना चाहते हो। इसके लिए ज़रूरी क्या है? आप एक सर्टेन डिस्टेंस से जा कर के आप ये देखोगे कि इधर से ले जाना ठीक रहेगा, ठीक है ना, ताकि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान भी ना हो, भविष्य में उस तरह का निर्माण कार्य से किसी भी तरह का कोई बाधा भी ना हो, कोई समस्या भी नहीं हो, कोई टाउन प्लानिंग डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा हो। तो ये सब मैनेजमेंट करना, ऐसे ही संसाधनों का प्रबंधन करना है। संसाधनों का प्रबंधन करेंगे तो संसाधनों का हम बेहतर आकलन करेंगे, बेहतर आकलन करेंगे तो बेहतर योजना बनाएंगे, बेहतर योजना बनाएंगे तो उस योजना को हम सही से एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा अगर एग्जीक्यूट सही से करेंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, जो हमारा पंचवर्षीय योजना है। और जब लक्ष्य हमारा जब प्राप्त होगा तो
संसाधनों का वितरण हम समान रूप से लोगों में कर पाएंगे। जब समान रूप से संसाधनों का वितरण करेंगे, लोगों की जीवन शैली बेहतर होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी उनका बढ़ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनका बढ़ जाएगा, तो सरकार में उनका भरोसा बढ़ जाएगा। और जब सरकार में उनका भरोसा बढ़ जाएगा तो सरकार के साथ मिल कर के आज जो विकासशील भारत है वो विकसित भारत की ओर चल पड़ेगा। और दुनिया का जो भी देश ऐसा करेगा वो टॉप नॉच कंट्री में स्थान अपना प्राप्त कर सकेगा। ठीक वैसे ही ये सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर रक्षा के क्षेत्र में भी आज हमारा जितने भी डिफेंस आइटम्स हैं, चाहे वो हमारा मिसाइल्स हो, चाहे वो हमारा टैंक्स हो, चाहे वो हमारा अन्य कोई आर्टिलरीज हो, सब के सब क्या हो गया है, सब डिजिटलाइज हो गया हुआ है। एक अभी राफेल आ रहा है, अपाचे है, सब के सब क्या है, ये हमारा तेजस है, सब के सब क्या डिजिटलाइज है। और इन सब का जो गाइडेंस है इसमें हम लोग ठीक है ना सैटेलाइट का मदद लेते हैं। और इसके कारण का तो इसका स्ट्राइकिंग जो कैपेबिलिटीज़ है, लोकेटिंग जो कैपेबिलिटीज़ है, मेरे दुश्मन के ठिकानों को पता करने का जो क्षमता है, वो क्षमता क्या है इसका बहुत बेहतर हो गया है। और इसलिए भी इसका अहमियत काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए भी हम कहते हैं अगर किसी देश को हराना हो तो उसका संचार व्यवस्था को अगर ध्वस्त कर दो तो वो देश ऐसे ही हार जाएगा। और इंडिया ने अभी हाल में जो शक्ति मिशन जो किया था, जो एंटी सैटेलाइट टेस्ट था, वो टेस्ट करने का उद्देश्य भी तो यही था। उस टेस्ट करने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या था कि हम अपने अंतरिक्ष जो हमारा स्पेस है, हम उसको भी सुरक्षित कर दें। और भारत अब तक जो जल, जमीन और आसमान से कह रहा था हम सुरक्षित हैं, जो न्यूक्लियर ट्रायड की बात कर रहा था, आज हम चारों तरफ से, अंतरिक्ष से भी, आसमान से भी, जल से भी, स्थल से भी हम सुरक्षित हो चुके हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि बेहतर संचार का स्थापना करना। बेहतर संचार होगा तो क्या होगा, आज ई गवर्नेंस का युग है, ई कॉमर्स का युग हो गया हुआ। और अब जब से कोरोना आया है तब से ये आत्मनिर्भर भारत वर्क टू होम जो है, इसका हम करके हम लोगों को अब चलना होगा। और वर्क टू होम जब हमको लेकर चलना होगा तो वैसे स्थिति में हमें एक बेहतर संचार व्यवस्था भी बनाना होगा, सिक्योर संचार व्यवस्था बनाना होगा। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम सैटेलाइट बेहतर बनाएं, जो अर्थ का बेहतर इमेज ले सके, जो पहाड़ों संसाधनों का बेहतर चित्रण कर सके, जो आपदाओं के विषय में हमें बेहतर बता सके, समय रहते बता सके। और उस जानकारी को सरकार और जो एजेंसियां हैं उस समय रियल टाइम में सूचना के माध्यम से लोगों को उसका खबर दे सके। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है। और इसी उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसको हम बोलते हैं फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नींव रखा हुआ था। और थर्ड है टू एक्सप्लोर द स्पेस। टू एक्सप्लोर द स्पेस का मतलब क्या हुआ, हाउ कैन बी सेंड पीपल टू मार्स एंड रिटर्न देम सेफली टू द अर्थ। हम लोगों को अगर हम मंगल ग्रह पे भेज देते हैं, हम चांद पे भेजने की बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में पार्क लगाने की बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में खेती करने की बात कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जाकर शोध और अनुसंधान का बात कर रहे हैं। और ये सब व्यक्ति को भेज करके हम करना चाहते हैं तो लाने का जवाबदेही भी हमारा ही है। और यही है इंटरनेशनल जो स्पेस लॉ है, ठीक है ना, बाह्य अंतरिक्ष जो संधि है, उस संधि में ये मुद्दे इसको भी शामिल किया गया है कि सिर्फ लोगों को भेजना नहीं है बल्कि उनको सही सही सलामत लाना भी है। तो ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा। आज हम लोग अभी इंडिया का 2022 में गगनयान एक अभियान है, इंडिया करने जा रहा है। अब इस अभियान का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि भाई हम ये अभियान अगर हमारा सफल हुआ तो हम भविष्य में जो चौथे स्थान पर है स्पेस
टेक्नोलॉजी में हमारा पोजीशन और बेहतर होगा। स्पेस एक्स तो इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है, टूरिज्म की दिशा में। इंडिया को भी इस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो ये वीडियो में आज इतना ही बात है। नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग को मैं अभी कल या परसों तक इसको डाल दूंगा, आप लोग उसको प्रॉपर देखना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शायद एंजॉय किए होंगे वीडियो को। जो भी क्वेश्चन हो एक बार और रिपीट करता हूँ, आप लोग डाल देना। वीडियो अच्छा लगता है अपने ग्रुप में जिन भी बच्चों को हो सकता है अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो कर देना, नहीं मन हो तो मत करना, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन ये है कि जीएस का जो मैं करंट का वीडियो बना रहा हूँ उसके साथ जोड़ के पढ़ना, ठीक है। वहाँ फंसो तो इस वीडियो को देखो, यहाँ नहीं यहाँ इसका यूज करना है तो वहाँ करो। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इससे आपको मेन में लिखने में सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं करना है, मेन का भी तैयारी करना है, आईएएस का नहीं पीसीएस का भी करना है, और अदर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो उसके लिए भी वीडियो उपयोगी होगा। पर मैं उधर चूँकि उतना ध्यान देता नहीं हूँ तो मैं फोकस रहता हूँ सिर्फ यूपीएससी पे, तो आप लोग यूपीएससी को लेकर के आप फोकस रहो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।